अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अमेरिका जब इंडो पैसिफिक रीजन में नई ग्रुप बंदियों के लिए कोशिशें कर रहा है और इस सिलसिले में अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो इंडिया के दौरे पे भी आए हुए हैं, ऐसे में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में बांग्लादेश के लिए एक आर्टिकल छपा है और इसमें चीन के जो बांग्लादेश में सफीर हैं उनका इंटरव्यू भी शाया किया गया है। ये याद रहे कि ग्लोबल टाइम्स वही लिखता है जो कि चीन की हुकूमत उससे लिखवाती है, यानी ये उनका सरकारी अखबार है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि बांग्लादेश और चीन के दरमियान इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस बहुत डीप हो चुके हैं, यानी चीनी सफीर को कोट करते हुए उन्होंने ये लिखा है। और उनका कहना है कि चीन की कंपनियां बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रही हैं, जिसमें बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये पैगाम दरअसल एक तरह से चीन अमेरिका के लिए दे रहा था, क्योंकि उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। ये इंटरव्यू माइक पोम्पियो के इंडिया से जाने के बाद भी शाया हो सकता था, लेकिन ये इंटरव्यू उस वक्त 26 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है जबकि माइक पोम्पियो के इंडिया के अंदर आमद होनी थी। और इस इंटरव्यू से 2 दिन पहले ही, यानी इसी महीने की जो 24 तारीख थी, उसमें चीन के जो बांग्लादेश में सफीर हैं उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया हुआ है। ली जिमिंग इनका नाम है और इनका कहना है कि अमेरिका अपने दिमाग से कोल्ड वार वाला भूत निकाल दे, और डायरेक्ट उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका चीन और बांग्लादेश के बीच दरारें डालना चाह रहा है। ये ग्लोबल टाइम्स ने पब्लिश किया हुआ है। इनका अहम तरीन बयान कि अमेरिका से चीन की इतनी तेजी से जो तरक्की हुई है वो हजम नहीं हो रही और अब अमेरिका हमारे खिलाफ नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सफीर का कहना था कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश भी एंटी चाइना अलायंस में शामिल हो जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने टाइमलाइन गिनवाई कि पहले सितंबर में अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने शेख हसीना को कॉल की कि हम बांग्लादेश के साथ रिलेशंस मजबूत करना चाहते हैं। इतने सालों के बाद उनको याद आई बांग्लादेश की। इसके बाद इसी महीने अक्टूबर की मिड में अमेरिका के जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो बांग्लादेश आए और शेख हसीना से मिले, क्योंकि अमेरिका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को जबरदस्ती बांग्लादेश को सेल करना चाहता है, जो कि अमेरिका और इंडिया ने डायरेक्टली चीन के खिलाफ बनाई हुई है। चीन के सफीर का कहना था कि हमारे पास विजडम है कि हम इस तरह के फजूल ट्रैप्स से निकल सकें, कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि हम इस तरह के हथकंडों से कॉर्नर्ड हो जाएंगे। ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड्स में हमने पहले ही इस बात को हाईलाइट किया हुआ है कि अमेरिका का चाइना को आइसोलेट करने के सिवा और कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रीजन में, और इधर डायरेक्टली आने का अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद है कि चीन को आइसोलेट किया जाए, क्योंकि उनका जो पार्टनर है इंडिया वो इस रीजन में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और इस वक्त पूरा साउथ एशिया मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में आया हुआ है। अब इस रीजन में पूरा खेल क्लियर हो चुका है। अगर चीन एशिया में डोमिनेंट हो जाता है, जो कि वो काफी हद तक हो चुका है, और उस सब में चीन को रूस का भरपूर साथ है। इसकी वजह यह है कि रूस दुनिया के सबसे बड़े वेपन सप्लायर्स में से एक है और चीन उसका सबसे बड़ा कस्टमर है। रूस के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जबकि चीन के पास उस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए पैसा है। इसके अलावा रूस की जो पेट्रोल, गैस और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके पास, उसका भी सबसे बड़ा कस्टमर चीन ही है। माजी में रूस और चीन के ताल्लुकात इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन आज इन दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत मिलिट्री इंडस्ट्रियल रिलेशन कायम हो चुका है और यही अमेरिका के लिए खतरे की घंटियां बजा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है ये अब बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में बदल चुकी है। इसकी मिसाल इससे देख लें कि अफगानिस्तान में दोनों मुल्कों का एक ही एजेंडा था और दोनों मुल्क अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ है। तो ये ग्रुप अगर एशिया में फैसला कुन बरतरी हासिल कर लेता है तो इनका अगला हदफ कौन सा होगा? इनका अगला हदफ होगा मिडल ईस्ट, क्योंकि ये जो यूरोप है ये कभी मुकम्मल तौर पर अमेरिकी कंट्रोल में था, लेकिन इस वक्त डिवाइड हो चुका है 2 कैंप्स में, जिनमें से एक जो कैंप है इनकी वो रूस और चीन के साथ है, जबकि दूसरा अमेरिका के साथ है। लिहाजा चीन को एशिया में कंट्रोल करना अमेरिका के लिए एक तरह से एज अ सुपर पावर सर्वाइवल का ही मसला है।
एशिया जमीन के हिसाब से दुनिया का 30% इलाका है, यानी 30% जो दुनिया है वो एशिया है जमीनी हिसाब से, और दुनिया की 60% आबादी जो है वो भी एशिया में ही रहती है। लिहाजा अब जो एशिया में हुकूमत करेगा दुनिया पर भी उसी की हुकूमत होगी। अच्छा, अब एशिया में सबसे बड़े मुल्क कौन से हैं इंडिया और चीन के बाद? इंडिया और चीन के बाद सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है। इन मुल्कों पे अमेरिका का शदीद दबाव नागुज़ीर है। इस सिलसिले में सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर इन सुपर पावर्स का प्रेशर नहीं आया हुआ, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी अब दोबारा दहशतगर्दी की वेव और एक केओस शुरू हो चुका है, और मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा सके। गुज़िश्ता 10 दिन में पहले कराची, फिर कोयटा और आज पेशावर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल केओस एक अलग से पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मकसद सिर्फ यही है कि चीन के ऊपर पाकिस्तान रिलाय ना करे और चीन को ऊपर लाने की बजाय अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं इंडिया, इनकी लाइन ले ले पाकिस्तान। तो ये वो सिनारियो है जो कि क्लियरली अब इस रीजन में डेवलप हो चुका है। अब पाकिस्तान में तो जो होना है उसका फैसला इस रीजन में होने वाले वाकयात करेंगे, यानी पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत आएगी, वहां पर क्या गवर्नेंस का सिस्टम होगा, वेस्टर्न डेमोक्रेसी होगी, प्रेसिडेंशियल रूल होगा या कुछ और होगा, ये सारी बातें इस रीजन में होने वाले वाकयात डिसाइड करेंगे। क्योंकि चीन की लाइफ लाइन यानी सी पैक पाकिस्तान के पास है और इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आने वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त केयरफुली अपने कार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू कर रहा है। पहला सरप्राइज पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर दिलवाया हुआ है, चीन और रूस के साथ मिलके। हालांकि अमेरिका वहां से मुकम्मल तौर पर चला जाए इसके इम्कानात 100% नहीं है, क्योंकि अमेरिकी जो मिलिट्री है और जो ट्रंप साहब हैं ये इस चीज पे एक पेज पे नहीं है। अमेरिकी मिलिट्री का मानना है कि मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से जाने की सूरत में चीन और रूस मजबूत हो जाएंगे, जबकि ट्रंप चूंकि वो बिजनेसमैन है तो इसको बिजनेसमैन की ही नजर से देख रहा है और उसका मानना है कि इस जंग में सवाए पैसों के बर्बाद करने के अमेरिका को और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रंप तो अब जाने वाला है और अगली इलेक्शन में ट्रंप दोबारा आएगा या नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए भी ये एक ऐसा नाजुक टाइम है कि एक थिन लाइन है जिस पे बैलेंस करके बांग्लादेश को चलना है। चीन और यूएस के दरमियान बैलेंस करके बांग्लादेश को चलना है। लिहाजा इस रीजन में दो मुल्कों ने मुकम्मल तौर पर अपनी जो पोजीशन है वो ले ली है। अब ये दिलचस्प बात होगी कि बांग्लादेश किस तरीके से जाता है और किस कैंप में जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम आने वाला है कि हर मुल्क को एक क्लियर पोजीशन लेनी पड़ रही है। अमेरिकी कैंप में आने के लिए इंडिया ने अपने रूस जैसे दोस्त को भी गिव अप कर दिया हुआ है, और इस वक्त जो इंडिया के अक्सर वेपन्स हैं वो मेड इन रशिया है, और इंडिया को ये भरोसा नहीं है कि चीन के खिलाफ लड़ने के वक्त रूसी वेपन्स उसके किसी काम के होंगे या नहीं होंगे, ये भी इंडिया को कंफर्म नहीं है। और इंडिया मुकम्मल तौर पर अब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है और मुकम्मल तौर पर अमेरिका से सिक्योरिटी के मुआहदात एक के ऊपर एक इंडिया किए जा रहा है। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की मिलिट्री और चीन की मिलिट्री मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक है, और लद्दाख हो या कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश हो, इसमें पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के ही साथ खड़ा हुआ है। अब ऐसे में बांग्लादेश जो कि दोनों साइड पे है इस वक्त, अमेरिका की तरफ भी है और चीन की तरफ भी, बांग्लादेश की पोजीशन अभी तक वाज़ेह होना बाकी है। बहरहाल अमेरिका और चीन को बांग्लादेश से कितनी और किस लेवल की सपोर्ट मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त शदीद चैलेंजिंग सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए कि वो इन दोनों मुल्कों के दरमियान खुद को बैलेंस करके चले।